वेलकम बैक साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने छोटे से यूट्यूब परिवार पर। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन में, एक नए वीडियो के साथ में और एक नई ऊर्जा के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम करने वाले हैं समास के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, जो कि रिसेंटली एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। और जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपका पेपर 8, 9 और 10 जून को होने वाला है। तो सबसे पहले भर्ती बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आपको लगभग 4 महीने पहले आपको ये बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को होगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपको 4 महीने पहले एग्ज़ाम की डेट का पता चल गया कि आपका एग्ज़ाम उस डेट को होगा। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपको पता है, आपका एक टारगेट सेट हो गया कि मुझे इस डेट को एग्ज़ाम देना है और इस तारीख तक मुझे अपना ये सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, नहीं तो ऐसा होता है कि 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले डेट आती है कि आपका एग्ज़ाम 1.5 महीने बाद है या 1 महीने बाद है। तो उसमें जब हम अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमें कितना पढ़ना है और किस दिशा में हमें पढ़ना है। लेकिन जब एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाती है तो हमें इतनी क्लियरिटी आ जाती है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। तो मैं इसलिए कह रहा था भर्ती बोर्ड को आप बहुत बहुत धन्यवाद करें कि आपको इतने दिन पहले एग्ज़ाम की डेट का आपको पता चला। तो यही समय है आपका तैयारी करने का, अपनी सफलता के झंडे गाड़ने का, आपको ये दिखाने का कि जो लोग ये सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अब वो समय आ गया है। आपको दिन रात मेहनत करनी है। कम से कम आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़िए, चाहे घर किसी कमरे में आप बंद हो जाइए, लेकिन आपको बस पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। ये वो टाइम है, सबसे अच्छा टाइम पढ़ाई का है। ना तो ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। तो आप इसमें आराम से 10 से 12 घंटे अपने निकाल सकते हैं। अपना रिवीजन भी करिए। ऐसा नहीं कि आप 8 से 10 घंटे क्लास लिए जा रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो आप पढ़ रहे हैं 4 घंटे या 5 घंटे, तो फिर उसको 5 घंटे रिवीजन के लिए दीजिए। ठीक है, रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, जितना आप पढ़ें उसका रिवीजन भी करें। अगर रिवीजन आप नहीं कर रहे हैं तो आप एग्जाम में मार खा सकते हो। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितना आप पढ़ रहे हो 4 घंटे, तो 4 घंटे उसको रिवीजन में ज़रूर दीजिए, तभी आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन होगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो भी मेरा भाई नया जुड़ा है इस परिवार में, तो वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आपका कुछ सपोर्ट मिले और जिससे हमारा परिवार जो छोटा है अभी फ़िलहाल में, धीरे धीरे ये बड़ा परिवार बन जाए। ये आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही संभव हो पाएगा। तो मैं लेकर आया हूँ टॉप 20 समास के चैप्टर से क्वेश्चन, जो कि समास वाला चैप्टर हमने अपनी 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा बड़ा चैप्टर था इसलिए 2 वीडियो लग गए और आज ये लास्ट, यानी फाइनली आज ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथियों बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी थ्योरी को पढ़ना है उतना ही ज़रूरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी है। हमें तभी पता चलता है क्वेश्चन किस तरह से पुट एग्जाम में हो सकता है और किस तरह से हमें उसका आंसर लगाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करोगे। तो पहला क्वेश्चन है, अव्ययभाव समास वाला शब्द छांटिए। यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में अव्ययभाव समास है। तो सारे समास हम पढ़ चुके हैं डिटेल में बहुत अच्छे तरह से और एक इजी ट्रिक के साथ। तो आप मुझे बताएंगे क्या रसोई घर में अव्ययभाव समास है? नहीं। सुख दुख? नहीं। यथासंभव या राजपुत्र? तो अव्ययभाव समास की पहचान क्या है? अव्ययभाव समास की पहचान है कि इस समास में स्टार्टिंग में क्या होगा? अव्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, अव्यय और उपसर्ग। तो 2 शब्द आते हैं, तो अव्यय आएगा या उपसर्ग। अव्यय का मतलब है जिनको हम बदल नहीं सकते, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और उपसर्ग छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यथासंभव। यथासंभव। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यथासंभव। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आजकल शब्द में समास कौन सा है। तो इसमें देखेंगे देव, सॉरी ये है द्विंद। ये टाइप हो गए इस तरह से, पता नहीं कैसे हो जाता है लेकिन ये द्विंद है। अव्ययभाव, दिगु और तत्पुरुष। तो आजकल समास में, आजकल जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो आजकल में द्विंद समास होगा। द्विंद समास, मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी द्विंद की, कि द्विंद समास जो है वैसे 3 प्रकार का होता है, इतरेतर द्विंद, समाहार द्विंद और हमारा वैकल्पिक द्विंद। तो इतरेतर द्विंद में मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे के विलोम, ठीक है, या विलोम जैसे शब्द आते हैं। लेकिन जो हमारा वैकल्पिक द्विंद है उसमें जो हमारे कैसे आते हैं? एक दूसरे के विपरीत शब्द आते हैं। तो आज और कल एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये क्या हो गया हमारा द्विंद समास का उदाहरण। ना तो अव्ययभाव का है, न दिगु का है और ना ही तत्पुरुष समास का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विंद। ठीक है, आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मनमाना
मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में समास पहचानना है, अव्ययभाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है। तो अव्ययभाव समास की पहचान क्या है? अव्ययभाव समास में जो शुरू का पद होगा, जो पहला पद होता है, वो या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। तो इसमें ना तो अव्यय ना उपसर्ग। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का जोड़ा होता है। तत्पुरुष समास तो मनमाना, तो मनमाना का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? मन से माना हुआ। ठीक है, तो ये क्या कौन सा समास है इसमें? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास भी नहीं है। तिरंगा शब्द में समास बताना है भाई आपको। तो द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो तिरंगा में पहला शब्द जो हमारा पहला पद है वो क्या है? संख्यावाची, और जो संख्यावाची होता है वो द्विगु की पहचान है। अगर पहला पद संख्यावाची है तो वो द्विगु समास है। तिरंगा, तिरंगा का मतलब तीन रंग। ठीक है, तिरंगा, तो पहला शब्द किसमें? संख्यावाची है, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है हमारा, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास की पहचान करनी है कि घास फूस शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विंद, द्विगु या अव्ययभाव। तो इसमें समास होगा द्विंद। ठीक है, द्विंद समास होता है। और ये जो हमारा द्विंद समास में कौन सा होता है? जिसमें हमारे सार्थक और निरर्थक जो शब्द आते हैं वो, यानी ये समाहार द्विंद हो जाएगा। ठीक है, समाहार द्विंद। समाहार द्विंद में घास फूस यानी सार्थक और निरर्थक। घास तो होता है, फूस क्या होता है? जैसे मैंने बताया था आपको, पानी सार्थक है, पानी के साथ हम लगा देते हैं ना पानी वानी। ठीक है, जैसे लगा दिया रोटी वोटी, रोटी वोटी। ठीक है, तो ये सार्थक निरर्थक है। साग पात हो गया, साग पात। तो सब के सब क्या होते हैं? ये हमारे द्विंद समास के उदाहरण। और द्विंद में कौन सा है हमारा? द्विंद में हमारा समाहार द्विंद है। ठीक है, तो घास फूस में कौन सा समास हो गया? द्विंद समास। आगे चलते हैं, जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहेंगे? पहला पद तो विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। कौन सा समास की पहचान है जी? द्विगु, कर्मधारय, द्विंद या तत्पुरुष। ये पहचान है कर्मधारय समास की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो ये पहचान होती है हमारे कर्मधारय समास की। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन के आंसर सही लगा पा रहे होंगे। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विंद समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द द्विंद समास का उदाहरण नहीं है? पाप पुण्य द्विंद समास का उदाहरण है, राजा प्रजा द्विंद समास का उदाहरण है, जीवन मरण द्विंद समास का उदाहरण, लेकिन यथाशक्ति जो है ये अव्यय भाव समास का उदाहरण होता है। अव्ययी भाव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, ऑप्शन नंबर ये, अच्छा ऑप्शन गड़बड़ हो गए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। आगे बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? रेल और गाड़ी नहीं होगा। पटरी से चलने वाली गाड़ी गलत, रेल से चलने वाली गाड़ी गलत, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है, तो इसका सही समास विग्रह क्या होगा? ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताया था जब हम इस समास को पढ़ रहे थे। तो ये कौन सा समास है? आप इसको पहचान पाए होंगे। ये हो गया हमारा रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो ये लुप्त पद समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष में कौन सा? लुप्त पद तत्पुरुष, जिसमें विभक्ति के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है। तो ये अगर मैं इसके बात करूं सामासिक शब्द की, तो ये सामासिक शब्द है रेलगाड़ी। ठीक है, तो रेलगाड़ी का जब विग्रह किया तो विग्रह हो क्या आया? रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी। तो देखो इसमें पर चलने वाली इन शब्दों का जो था लोप हो रहा था, जैसे ही विग्रह हो गया तो ये शब्द निकल कर आपके सामने आ गए। तो रेलगाड़ी में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष में कौन सा? लुप्त पद तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन कह रहा है सत्यसही शब्द में समास का भेद बताना है। सत्यसही, तो सत्यसही में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास होगा? नहीं होगा। द्विंद समास होगा? नहीं होगा। द्विगु, ठीक है, सत्यसही में द्विगु समास होगा। सत्यसही का मतलब होता है 700 दोहों का समूह। ठीक है, 700 दोहों का समूह। तो द्विगु समास की पहचान क्या है? पहला पद संख्यावाची, तो सत का मतलब 7, तो सत्यसही शब्द में समास हो जाएगा हमारा द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची होता है। आगे बात करते हैं, गुणहीन शब्द में समास की पहचान करनी है। गुणहीन अव्ययभाव, अव्ययभाव तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु। तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ भाइयों साथियों मेरे, तो इसमें क्या है, अगर आपको समास समझ में ना आए, जैसे गुणहीन है, तो आप क्या करेंगे,
तो आप राइट आंसर की जगह आप गलत आंसर छाटोगे, इसका ये नहीं हो सकता, इसका ये नहीं हो सकता। जब हम गलत छाटने लग जाएंगे तो सही हमें अपने आप मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं गुणहीन में, पहला ऑप्शन दिया अव्ययभाव, क्या ये अव्ययभाव समास है? नहीं। अव्ययभाव समास में उपसर्ग या अव्यय होता है। क्या ये तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास हो सकता है। आगे देखेंगे क्या ये द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में एक दूसरे के विपरीत या विपरीत जैसे शब्द आते हैं, ठीक है। तो विपरीत है कुछ नहीं है जी। द्विगु, द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची आता है पहला पद। तो बचा क्या हमारा? हमारा बचा तत्पुरुष समास। तो ये कौन सा समास है? तत्पुरुष। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये आ जाएगा गुणों से हीन, ठीक है, गुणों से हीन। गुणहीन का मतलब गुणों से हीन, तो कारक की विभक्ति आई से। और से कौन से कारक की विभक्ति है? से कौन से कारक की विभक्ति, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी में समास की पहचान करनी है। कर्मधारय समास हो सकता है? नहीं हो सकता। द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, तो संख्यावाची पद इसमें है, तो यह है पंचवटी। पंच का मतलब पांचवटी, ठीक है। तो पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन हमारा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ बताना क्या है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह या नवीन अर्थ। तो समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप। समास जो है छोटा करता है शब्दों को, तो इसका अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, लड़की चौलड़ी पहने है। तो रेखांकित में समास पहचानना है। तो लड़की चौलड़ी, ठीक है। चौलड़ी का मतलब एक माला होती है जिसको चौलड़ी बोलते हैं। तो पहने हुए है, तो कौन सा समास है? पहला ही हमारा ऑप्शन है द्विगु। द्विगु समास होगा, क्योंकि पहला अक्षर, पहला जो शब्द है वो संख्यावाची है। चौलड़ी, चार लड़ी, ठीक है। तो चार लड़ी हो गया, अगर पहला पद संख्यावाची हो गया तो द्विगु समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, यानी ऐसा समास कौन सा है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे अव्ययभाव समास होगा? नहीं होगा। बहुव्रीहि समास होगा। तो बहुव्रीहि समास एकमात्र ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस भी भाई ने मेरा ये थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको समास पढ़ाए हैं, पहला और दूसरा वीडियो, तो आप पहले वो वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए बहुत चीज़ें बेहतर और आसान हो जाएंगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ग्रामगत समस्त पद का विग्रह है। अगर हम ग्रामगत जो ये पद है इसका समास विग्रह करें तो समास विग्रह इसका क्या होगा? ठीक है, ग्राम को गया हुआ, गांव से आगत, ग्राम और गत, ग्राम और आगत, ठीक है। तो ग्रामगत का मतलब होता है ग्राम को गया हुआ, ठीक है, ग्राम को गया हुआ यानी गांव को गया हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामगत में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस पे हम लगा देते टिक, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। नवरत्न में समास की पहचान करनी है। नवरत्न शब्द में समास पहचानना है, ठीक है। तो नवरत्न में द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विंद। तो नवरत्न में होगा द्विगु समास, क्योंकि पहला पद है संख्यावाची, ठीक है। नव पहला पद कैसा है? इसका संख्यावाची, और संख्यावाची होता हमेशा द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें अर्थ की दृष्टि से पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। द्विगु में तो उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय में क्या होगा? विशेषण और विशेष्य का जोड़ा होता है, इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास होगा जी। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, और ये एकमात्र समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। ऐसा कोई समास नहीं है जिसमें पूर्व पद प्रधान हो इसके अलावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें है? किसमें तत्पुरुष समास है? नीलगाय, नीली है जो गाय, तो इसमें कर्मधारय हो गया। राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है, तो राजा का कुमार जिसमें कारक विभक्ति का प्रयोग हो वही हमारा तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। त्रिलोचन में हमारा बहुव्रीहि हो जाएगा, और दशानन में भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा, बहुव्रीहि या द्विंद।
तो चंद्रशेखर को समझेंगे पहले। चंद्रशेखर क्या है? चंद्रमा है जिसके शिखर पर, उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। और चंद्रमा किसके शिखर पर होता है? भगवान शिव के शिखर पर। किसके? भगवान शिव। तो ये जो है दोनों पद किसी तीसरे पद के बारे में बता रहे हैं, तो वो होता हमारा बहुवीरी समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर में बहुवीरी समास, क्योंकि दोनों पद किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, वो है भगवान शिव। चलिए चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। द्वंद्व समास जो है किस में होगा? तो यहाँ दिया हुआ आजकल, रातों रात, दिनों दिन, वीर पुरुष। ठीक है, तो द्वंद्व में क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत या विपरीत जैसे शब्द आते हैं, और वो है ऑप्शन नंबर ए में आजकल। ठीक है, आजकल में जो है एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रातों रात अव्ययभाव समास हो जाएगा, दिनों दिन में भी अव्ययभाव समास, और वीर पुरुष में तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं, तो आपको कितनी मेहनत की और आवश्यकता है। इसके बाद मैं लाने वाला हूँ मिक्स, जितने भी हमने चैप्टर पढ़ लिए हैं सबसे टॉप 50 क्वेश्चन सारे चैप्टर को मिला के, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। बहुत जल्द आपको ये वीडियो मिलने वाला है, तब तक आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।